मूवी की शुरुआत शहर के एक ऐसे इलाके से होती है जहां छोटे मोटे क्राइम होना एक आम बात है। और इसी इलाके में शुक्रवार की दोपहर में हम एक गैरेज में एडी को देखते हैं, जो गैरेज के मालिक को अपनी रिपेयर की हुई वैन छुड़ाने के लिए थोड़े पैसे देकर बाकी अगले शुक्रवार तक देने की बात करता है। लेकिन गैरेज का मालिक भी उससे पूरे पैसे लिए बिना वैन देने से मना कर देता है। इसी बीच एडी की बेटी सारा भी उसे स्कूल से पिक करने के लिए कॉल कर रही होती है। एडी गैरेज के मालिक को समझाने की कोशिश करता है कि उसे डिलीवरी के काम में उसे वैन की ज़रूरत पड़ती है और उसके पास वैन नहीं होगी तो वह पैसे भी नहीं कमा पाएगा। लेकिन मालिक भी अड़ा होता है कि पूरे पैसे दो और वैन लेकर जाओ। तभी उसकी एक्स वाइफ एमी उसे कॉल करके सारा को ना लेने जाने की वजह से डांटने लगती है और कहती है, तुम्हें सिर्फ सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और बुधवार को अपनी बेटी को स्कूल से लाने की जिम्मेदारी दी गई है और तुम उसे भी अच्छे से नहीं निभा पा रहे हो। एडी भी अपनी बेटी को लेने ना जा पाने की वजह से निराश होता है और गैरेज से जाते वक्त वहां रखा एक मैकेनिक का पर्स चुरा लेता है, जिसमें उसे सिर्फ $30 ही मिलते हैं। दरअसल एडी भी एक छोटा मोटा चोर है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटी मोटी चोरी कर लेता है। इसी वजह से गैरेज का मालिक भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा होता है। अब एडी उन पैसों से 3 लॉटरी टिकट खरीद लेता है, जिनमें से 2 में उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर वह इधर उधर कारों के दरवाजे चेक करने लगता है, ये सोचकर कि शायद किसी कार में कोई कीमती चीज मिल पाए जिसे बेचकर वह अपनी वेन छुड़ा पाए। तभी उसे एक कार के अंदर एक प्यासा डॉग दिखता है। एडी उसे अपनी बोतल का पानी पिला देता है। फिर वह अपनी बेटी सारा से कॉल पर माफी मांगते हुए वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे पार्किंग में एक महंगी एसयूवी कार खड़ी दिखती है। एडी उस कार को अनलॉक देखकर तेजी से उसके अंदर घुस जाता है और उसमें भी चेक करने लगता है कि कोई महंगी चीजें उसे मिल जाए, पर उसे वहां कुछ खास चीजें नहीं मिलती हैं। इसलिए वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एसयूवी खुद को लॉक कर लेती है। एडी उसे खोलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वह खुल ही नहीं रही होती है। वह अपने पैरों से भी खिड़कियां तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह टूट भी नहीं रही होती है। एडी समझ जाता है कि वह इस कार में फंस चुका है। तभी कार के डैशबोर्ड कंसोल की स्क्रीन पर आंसर मी नाम से कॉल आने लगते हैं। एडी को लगता है कि यह जरूर इस कार का मालिक होगा, इसलिए वह उन कॉल्स को नजरअंदाज करके पीछे ट्रंक में से एक क्रोबार निकालता है और उससे पूरी ताकत से खिड़कियों पर मारकर तोड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता है। फिर एक दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश में उसका एक हाथ भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। कार के अंदर उसके फ़ोन में कोई नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता है, जैसे वहाँ कोई नेटवर्क जैमर लगा हो। अब एडी थक हार कर उस डैशबोर्ड कंसोल की कॉल को उठा लेता है और कॉल पर उस कार का मालिक विलियम होता है। एडी गुस्से में उसे गालियां देने लगता है। तब विलियम कार में लगे कैमरों से देखते हुए उसे इलेक्ट्रीफाइड सीट्स से झटका देता है और बताता है कि इससे पहले मेरी कार 6 बार चोरी हो चुकी है और पुलिस एक आदमी को भी पकड़ नहीं पाई। इसलिए अब मैंने ये बुलेट प्रूफ साउंड प्रूफ कार बनाई है ताकि मैं तुम जैसे चोरों को खुद से सबक सिखा सकूं। एडी गुस्से में मुझे बाहर निकालो कहता हुआ अपनी गन से कार की बुलेट प्रूफ विंडो पर गोली चलाता है, लेकिन गोली टकराकर वापस उसकी ही टांग में लग जाती है, जिससे उसका खून तेजी से बहने लगता है और कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ और साउंड प्रूफ होने की वजह से उसे बाहर से कोई देख या सुन भी नहीं पा रहा होता है। एडी विलियम से खून रोकने के लिए मदद मांगने लगता है, लेकिन विलियम उससे कहता है, तुमने क्या सोचा था कि इतनी महंगी कार अपराधियों के इलाके में कोई ऐसे ही खुली छोड़ देगा? मैंने तुम जैसे लोगों को पकड़ने के लिए ही जाल बिछाया था और अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, इसलिए अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहूंगा। एडी उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन ज्यादा खून बह जाने से एडी बेहोश हो जाता है। रात में जब उसे होश आता है तब वह देखता है कि विलियम ने उसके जख्मों का इलाज कर दिया है, लेकिन वह अब भी उस एसयूवी में कैद है। इसलिए उसे सारी रात ऐसे ही भूखे प्यासे रहकर गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह विलियम उसे फिर से अपने ये सब करने की वजह बताने की कोशिश करता है, लेकिन एडी मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी है कहकर उसे गालियां देने लगता है और खाना पानी देने की जिद करने लगता है। लेकिन विलियम उसकी गालियों से गुस्सा होकर उसे सबक सिखाने के लिए एसी ऑन करके कार का तापमान पूरा कम कर देता है और जोर जोर से म्यूजिक बजाने लगता है। एडी भी पूरा दिन ऐसे ही तेज म्यूजिक और ठंड के टॉर्चर को सहने के बाद आखिरकार विलियम से गालियां देने के लिए माफी मांगने लगता है। तब विलियम एसी बंद करके कार का तापमान सामान्य कर देता है। अगले दिन एडी एक बोतल में अपना यूरिन स्टोर कर लेता है और फिर से थोड़ी देर तक कार को खोलने की नाकाम कोशिशें करता है। एडी विलियम से कहता है,
तुम मुझे मार भी दोगे तो तुम्हारे लिए मेरी लाश को ठिकाने लगाना आसान नहीं होगा। तब विलियम बताता है कि उसे कैंसर है और वह खुद भी 4 महीनों में मर जाएगा, इसलिए उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है और वह मरने से पहले अपनी आंखों से न्याय होते हुए देखना चाहता है। तब एडी उससे कहता है, ठीक है, पुलिस को बुला लो, मैं अपना गुनाह कबूल कर लूँगा। लेकिन विलियम को पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह खुद ही अपने तरीके से न्याय करना चाहता है और एडी से साबित करने को कहता है कि यह उसका पहला गुनाह है, ताकि वह उसे माफ़ कर सके। और फिर से म्यूज़िक स्टार्ट करके एसी से कार का तापमान पूरा फुल करके उसे गर्मी से टॉर्चर करने लगता है। एडी प्यास की वजह से अपना स्टोर किया यूरिन पीने की कोशिश करने लगता है। तभी विलियम फिर से कॉल करता है और एडी से उसका पूरा नाम और सोशल सिक्योरिटी नंबर बताने के बदले में कार का तापमान नॉर्मल कर देता है और एडी को सीट के नीचे रखी एक पानी की बोतल के बारे में भी बता देता है। एडी भी तेजी से बोतल निकालकर सारा पानी एक साथ पी जाता है। रात में जब एडी अपना बचा हुआ लॉटरी टिकट स्क्रैच करके देखता है तो उसमें उसे $500 की लॉटरी लगी होती है। एडी खुशी के मारे हंसने लगता है, लेकिन साथ ही उसे बहुत अफसोस भी होता है कि काश उसने पहले ही टिकट चेक कर लिया होता तो वह इस मुसीबत में फंसता ही नहीं। अब एडी को थोड़ा थोड़ा अपनी गलती का एहसास भी होने लगता है और वह विलियम की कार में चोरी करने की कोशिश के लिए उससे दिल से माफ़ी मांगने लगता है। तब विलियम उसे ग्लोबॉक्स में रखी कुकीज़ के बारे में बता देता है। तभी एडी को डैशबोर्ड के नीचे एक स्विच दिखता है जिससे कार की पावर सप्लाई बंद की जा सकती है। विलियम का ध्यान हटते ही एडी उस स्विच को बंद करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसमें उसका एक नाखून भी टूट जाता है। और तभी विलियम भी, मेरी नज़र हमेशा तुम पर है एडी, कहकर उसे रोक देता है। अब उस स्विच को ऑफ करने की कोशिश करते करते सोमवार का दिन आ जाता है। साथ ही भूख और प्यास की वजह से उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो रही होती है, इसलिए मजबूरी में उसे प्यास बुझाने के लिए अपना स्टोर किया यूरिन भी पीना पड़ता है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक दूसरी बटन को बार बार दबाने पर आखिरकार कार का कंसोल रीसेट हो जाता है और एडी किसी तरह कार को स्टार्ट करके चलाने लगता है। लेकिन उसकी यह खुशी ज़्यादा देर नहीं रहती है, क्योंकि अगले ही पल विलियम एसयूवी को रिमोट से रोक लेता है और रिमोट से ही कंट्रोल करके उसे एक हाई सिक्योरिटी एरिया में ले जाकर एडी से कहता है कि देखो, यहाँ लोग इतनी सिक्योरिटी में भी तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से डर के साए में जीते हैं। और फिर वह कार ट्रैफिक में तेजी से चलाकर एडी को डराते हुए कार को अपराधियों की एक गली में ला लेता है और एडी को बताता है कि देखो, इन अपराधियों को पुलिस का भी डर नहीं है। और फिर कार की स्पीड बढ़ाकर 2 अपराधियों को कार से कुचलवा भी देता है और एडी को समझाने की कोशिश करता है कि अपराधियों की वजह से लोगों की अच्छी खासी जिंदगी कैसे खराब हो जाती है। एडी समझ जाता है कि विलियम अपराधियों से बुरी तरह नफरत करने लगा है और वह उसे भी उनकी ही तरह मार देगा। लेकिन विलियम का मन उन दोनों को मारकर भी नहीं भरा होता है, इसलिए वह कार को रात भर ऐसे ही तेज चलाकर एडी को डराता रहता है। अगली सुबह विलियम एडी को बताता है कि वह उसकी एक्स वाइफ एमी और बेटी सारा से एक डेट कलेक्टर बनकर उनके घर मिलने गया था। फिर वह एडी को चिढ़ाने लगता है कि एडी की लापरवाहियों की वजह से कोर्ट ने उसे अनफिट फादर घोषित किया था। तब एडी भी उससे कहता है कि तुम चाहे जो कुछ भी कह लो, मैं जानता हूँ मेरी बेटी सारा मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। तब विलियम एसयूवी को सारा के स्कूल के सामने ला लेता है और उससे सारा के स्कूटर का पीछा करते हुए एडी को डराकर समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी भी अपराधों से सुरक्षित नहीं है। और फिर वह सारा को कार से टक्कर मारने की कोशिश करता है। सारा भी डरकर भागने लगती है। एडी सारा को बचाने के बदले में अपनी जान देने को तैयार हो जाता है और विलियम को सारा को छोड़ देने के लिए कहकर अपनी गन को खुद पर ही चला लेता है। तब विलियम भी कार को अलग मोड़ लेता है और विलियम उसे बताता है कि उसने इलाज करते समय उसकी गन की सारी गोलियां निकाल ली थी, इसलिए एडी भी बच जाता है। लेकिन अब वह पूरी तरह से टूट चुका होता है और गुस्से में कार का सारा इंटीरियर बर्बाद कर देता है। फिर इमोशनल होकर अपनी बेटी के लिए माफ़ी भरा मैसेज रिकॉर्ड करता है कि काश मैं बच पाता तो तुम्हारे लिए एक अच्छा पिता बनकर दिखाता। लेकिन नेटवर्क जैमर की वजह से उसका मैसेज भी सेंड नहीं हो पाता है। थोड़ी देर बाद विलियम खुद कार के पास आता है, लेकिन जैसे ही एडी उस पर गुस्सा करता है, वह इलेक्ट्रीफाइड चेयर के करंट के झटके देकर एडी से ही उसके दोनों हाथों को जिप टाई से चेयर के एक हुक से बंधवा लेता है और खुद भी अंदर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वह एडी की गन में वापस गोलियां भी भर देता है। फिर वह कार ड्राइव करते हुए एडी को बताता है कि तुम जैसे ही चोरों ने हमें लूट कर
मेरी बेटी एमा को गोली मार दी थी और उसकी जान ले ली थी। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि विलियम भी एक लाचार पिता है जो सिस्टम से उसकी बेटी के कातिलों को न्याय ना मिल पाने की वजह से ऐसा बन गया है। और अब वह एडी को भी उन्हीं अपराधियों जैसा समझकर उसे भी नरक की एक झलक दिखाना चाहता है। लेकिन एडी उससे कहता है कि तुम एक पागल हो जो अपनी बेटी के नाम पर लोगों को मारकर खुद भी अपराधी बन गए हो, लेकिन तुम्हारी बेटी जहां कहीं भी होगी उसे तुम पर नाज नहीं होगा। और इन्हीं बातों के बीच एडी किसी तरह अपने पैर से उस स्विच को बंद करने में कामयाब हो जाता है और कार की पावर ऑफ होने से कार अनकंट्रोल होकर खाई में गिर जाती है। दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। एडी किसी तरह अपने हाथ छुड़ाकर विलियम को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है और उसे गोली मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी एडी की बेटी सारा का फोन आता है। वह सारा से वादा करता है कि आज दोपहर में वह उसे स्कूल से लेने जरूर आएगा। उसके बाद कार में आग लग जाती है और एडी एक हथौड़ी से विंडशील्ड तोड़कर कार से बाहर आ जाता है और आखिरकार इन 5 दिनों की इस कैद से खुद को आज़ाद कराने में कामयाब हो जाता है, जबकि विलियम और उसकी कार दोनों ही जलकर राख हो जाते हैं। एडी अब एक ट्रक से लिफ्ट लेकर गैरेज आ जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी वैन को बनने में थोड़ा और टाइम लगेगा। इसलिए वह गैरेज के मालिक को ही अपनी वैन बेचकर उन पैसों से वहीं रखी एक गुलाबी साइकिल खरीद लेता है और उसे चलाते हुए ही बुधवार की दोपहर में ठीक 2:15 पर अपनी बेटी को लेने उसके स्कूल पहुंच जाता है और अपनी बेटी से वापस मिलकर उसे कसकर गले लगाकर रोने लगता है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।